दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार की। तो उस समाज सुधार के अंदर हमने कई समाज सुधारकों के बारे में चर्चा की। पिछले वीडियो के अंदर हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा की और इस वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, समाज सुधारकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद की। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है दोस्तों? हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। ये हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है। कक्षा 8 का ये चैप्टर है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 का ये चैप्टर है। तो ये हमारा चल रहा है और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दोस्तों 19वीं सदी का जो अंतिम दशक था, उस समय विवेकानंद का नाम जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और बंगाल के अंदर बहुतायत रूप में ये नाम जो है लोगों की ज़बान पर था। अगर हम बात करें विवेकानंद जी की, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ दोस्तों इनका 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। और कहाँ हुआ ये हुआ दोस्तों, स्थान है कलकत्ता। कोलकाता अभी वर्तमान में इसको कहते हैं कलकत्ता। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे और इनके पिता थे दोस्तों इनके विश्वनाथ दत्त। और पेशे से तो वकील थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर ये वकालत करते थे। इनके जो दादा थे वो दादा भी काफ़ी फेमस थे। नाम था इनका दुर्गाचारण दत्त और ये संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। संस्कृत फारसी के ये विद्वान थे। अगर इनकी माता जी की बात की जाए तो दोस्तों माता का नाम था इनके भुवनेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था और ये बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। दोस्तों इनकी धार्मिकता के कारण ही जो स्वामी विवेकानंद थे उनमें भी धार्मिक गुण जो है वो कूट के भरे हुए थे। दोस्तों अगर इनकी बात की जाए प्रारंभिक शिक्षा की और इनके नाम की, तो बचपन में इनका नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। दोस्तों इन्होंने शिक्षा जो है 1871 में सबसे पहले ये मेट्रोपॉलिटन संस्थान में प्रवेश लिया इन्होंने और उसके बाद 1879 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कलकत्ता के अंदर है, यहाँ पर दाखिल हुए उच्च शिक्षा के लिए। यहाँ पर प्रवेश लिया और उसके बाद 1881 में दोस्तों इनकी ललित कला की जो परीक्षा है
ये उत्तीर्ण की इन्होंने। 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से बीए कर लिया और ये ललित स्नातक की इन्होंने डिग्री भी प्राप्त कर ली, लेकिन ये पाश्चात्य बुद्धिवाद से प्रभावित थे और पाश्चात्य बुद्धिवाद से प्रभावित होने के बावजूद भी इनको आध्यात्मिक शांति नहीं मिल पाई और आध्यात्मिक शांति के लिए ये कार्य करते रहे। लेकिन इनका पढ़ने में इनकी काफ़ी रुचि थी और इन्होंने स्पेंसर की जो किताब थी, स्पेंसर की किताब एजुकेशन का इन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया। बंगाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया, तो इनका इस विषय में काफ़ी रुचि थी इनकी। दोस्तों, जब इनका आध्यात्मिक शांति का जो सपना था वो जब इनका पूरा नहीं हुआ तो इन्होंने और प्रयास किया और उस आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों इन्होंने अपना गुरु बनाया और वो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने गुरु बनाया और उनसे इन्होंने वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। वेदांत का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नाथ को उन्होंने एक नाम दिया और वे उन्हें विविदिशा नंद कहकर पुकारते थे। तो विविदिशा नंद का जो नाम दिया वो दिया रामकृष्ण परमहंस ने। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस की 1886 के अंदर मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद विवेकानंद ने उनके स्थान को संभाला और इसके बाद दोस्तों उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। आध्यात्मिक बल को लोगों के पास पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया। अब जब वे विश्व भ्रमण पर निकले तो विश्व भ्रमण पर निकलने पर जब वे पहुंचे खेतड़ी, तो दोस्तों खेतड़ी के राजा के कहने पर उन्होंने अपना नाम विविदिशानंद से परिवर्तित कर लिया। तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर विवेकानंद नाम अपना लिया। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है परीक्षा के अंदर कि किनके कहने पर नरेंद्र नाथ ने विवेकानंद नाम अपनाया या किनके कहने पर स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया गया। तो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के कहने पर विवेकानंद नाम जो है वो विवेकानंद ने अपना लिया। दोस्तों, 25 वर्ष की अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। आप देखते होंगे इनकी फ़ोटो वगैरह, तो आप जब इनका ये बिंब देखते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए इनकी जो फ़ोटोएं हैं वो नज़र आती है। तो 25 वर्ष की अवस्था के अंदर इन्होंने गेरुआ जो कलर था वो धारण कर लिया, उस तरह के वस्त्र पहनने इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे धर्म सम्मेलन में भाग लिया और ये भाग लिया था उन्होंने दोस्तों 11 सितंबर 1893। तो 11 सितंबर 1893 में विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो
शहर में सर्व धर्म सम्मेलन, जिसको धर्म संसद के नाम से भी जाना जाता है, सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया तथा वहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति व्याख्यान दिए। देखिए, 11 सितंबर 1893 विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचे और वहां पर 11 सितंबर 1893 को इन्होंने पहला अपना उद्बोधन दिया। और विवेकानंद ने दुनिया भर के जो धार्मिक विद्वान थे जो इस सभा में उपस्थित थे, उन सबको 2 दिनों तक हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने बताया। सभी लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। दोस्तों, मूल रूप से विवेकानंद हिंदू धर्म की व्यापकता और विशालता को सारी दुनिया के अंदर वो संदेश देना चाहते थे कि हिंदू धर्म कितना व्यापक है, कितना विशाल है, कितनी सारी ये विशेषताएं लिए हुए हैं। दोस्तों, जो हिंदू धर्म के प्रति वहाँ पर व्याख्यान दिया गया वो क्यों इतना प्रभावशाली रहा, तो वहाँ पर उन्होंने जो अपना व्याख्यान शुरू किया था, तो शुरुआत की थी दोस्तों, मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों। देखिए, ये जो व्याख्यान उन्होंने शुरू किया इस पंक्ति से, मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, जैसे ही उन्होंने ये पंक्ति बोली, पूरा का पूरा धर्म संसद का वो जो मंच था वो तालियों से गड़गड़ा उठा। और विवेकानंद की ना केवल उस समय बल्कि आज भी उस बारे में चर्चा होती है कि कैसे उन्होंने भारत की संस्कृति को वहाँ पर मजबूती से प्रकट किया, हिंदू धर्म की विशेषताओं का बखान किया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद वहाँ पर 3 वर्ष तक रहे, 3 वर्ष तक वहाँ रहे। और उसके बाद 16 दिसंबर 1896 को भारत के लिए प्रस्थान किया, भारत के लिए प्रस्थान किया वहाँ से। दोस्तों, जब वह भारत पहुँचे तो भारत पहुँचने के बाद 1 मई 1897 को उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की 1 मई 1897 को। तो अपने गुरु से प्रभावित होकर उन्होंने ये जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना की, जो आज भी समाज सेवा कर रहा है पूरे देश के अंदर। दोस्तों, इसका 9 दिसंबर 1898 को वेल्लूर में प्रथम मठ स्थापित किया गया। तो प्रथम मठ की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1898 को वेल्लूर के अंदर इसके प्रथम मठ की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसकी स्थापना के 3 प्रमुख उद्देश्य थे दोस्तों, 3 प्रमुख उद्देश्य थे। क्या क्या थे ये उद्देश्य? ये उद्देश्य थे, सबसे पहला उद्देश्य तो था धर्म का प्रसार करना, धर्म प्रसार करना। दूसरा इनका उद्देश्य था जो सामाजिक सेवा है, सामाजिक सेवा करना। और तीसरा इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था जिसके लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, वो था शिक्षा का प्रसार करना। तो इन 3 प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की गई थी। और बात करते हैं इसकी आगे। दोस्तों, भारत में उनकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था?
दोस्तों विवेकानंद भारत की गरीबी और दरिद्रता से दुखी थे और उनका मानना था कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। और इसीलिए विवेकानंद समाज से गरीबी व छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में होता है, न ही धार्मिक सिद्धांतों में होता है। तो विवेकानंद ने अपने संदेश के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किया और इस रामकृष्ण मिशन की सहायता से इन्होंने इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान दिया। दोस्तों 1899 में स्वामी तुरायानंद और सिस्टर निवेदिता के साथ वापस वो इंग्लैंड और अमेरिका चले गए। वहाँ की उन्होंने यात्रा की। उसके बाद वहाँ पर वापस उन्होंने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार शुरू किया, धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दी, लोगों को रामकृष्ण मिशन से जोड़ने का प्रयास किया और 1900 में पुनः भारत लौट आए। और जब इतनी यात्रा उन्होंने की तो वह काफ़ी थक गए और इसके बाद जब वह भारत लौटे तो बीमार रहने लगे और इसके कारण उनकी दोस्तों 4 जुलाई 1902 को मृत्यु हो गई और उस समय ये 39 वर्ष के आसपास थे। तो 39 वर्ष के लगभग थे। 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई और विवेकानंद यहाँ पर एक हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनकी अगर प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो प्रसिद्ध रचनाओं में दोस्तों इनकी कर्मयोग, राजयोग, वेदांत दर्शन पर दिए गए व्याख्यान, इसके अलावा वर्तमान भारत, पातंजलि सूत्रों पर भाष्य, पूर्व तथा पश्चिम, ये कई इन्होंने रचनाएं लिखी। तो इन रचनाओं के माध्यम से लोगों को उन्होंने समय समय पर जागरूक किया। दोस्तों इनका एक प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध कथन, और जिससे आप भी प्रेरणा लेते रहते हैं हमेशा। क्या है? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये इनका प्रसिद्ध कथन है और इस कथन के माध्यम से हम भी ये धारणा करें, हम भी ये निश्चय करें, हम भी अपना लक्ष्य बनाएं कि जब तक हमें अपना लक्ष्य यानी हमें अपनी शिक्षक भर्ती जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, रेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सी भी ग्रेड हो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये प्रयास हमें करते रहना होगा। तो ये थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहीं पर एक और शख्सियत की जिनका नाम है दोस्तों एनी बेसेंट। एनी बेसेंट या बेसेंट भी कहा जाता है, इनको दोनों ही नाम बोले जाते हैं, एनी बेसेंट या बेसेंट। दोस्तों ये भी एक समाज सेवक ही थे और कुछ विदेशी संस्थाओं ने
भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ पर समाज सेवा के कार्य शुरू किए, उनमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और वो एनी बिसेंट की ही देन है। दोस्तों, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ। 1 अक्टूबर 1847 को इनका जन्म हुआ और स्थान था लंदन। लंदन में इनका जन्म हुआ। ये थियोसॉफिस्ट महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थीं। ये लेखक साथ में वक्ता थीं एवं भारत प्रेमी महिला थी। भारत प्रेमी महिला थी। तो एनी बिसेंट, जिनका जन्म लंदन में हुआ लेकिन भारत की संस्कृति को देखकर उससे इतना प्रभावित हुई कि ये भारत प्रेमी हो गई। दोस्तों, 1878 में प्रथम बार भारत के बारे में इन्होंने अपने विचार रखे। और इसके बाद 1883 में समाजवादी विचारधारा की तरफ ये आकर्षित हुई। 1883 में समाजवादी विचारधारा की तरफ आकर्षित हुई और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की और संस्था का नाम था सोशलिस्ट डिफेंस संगठन। ये एक उन्होंने संगठन स्थापित किया। दोस्तों, 1889 में ये थियोसॉफी के विचार से प्रभावित हुई और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में इन्होंने विकास किया। तो इससे प्रभावित होकर भारत में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास जो है वो प्रारंभ किया। उसके बाद इनका जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, देखिए, ये धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को जानने पहचानने लग गए थे और इन्होंने इतना भारतीय लोगों को, भारतीय संस्कृति को जान लिया था कि बाद में ये चाहते थे कि भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता के उद्देश्य पूर्ण हो और उन उद्देश्यों के लिए इन्होंने होम रूल आंदोलन का संगठन किया और उसका नेतृत्व किया। देखिए, ब्रिटिश मूल की महिला होते हुए भी भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक संगठन तैयार किया। उसका नेतृत्व करते हुए वह आगे कार्य करने लगी। कितनी बड़ी बात है ये भारत देश के लिए। तो इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी प्रयास जो है वो भारतीय संस्कृति के लिए किया। दोस्तों, इनके जीवन का मूल मंत्र था कर्म करना। जीवन का मूल मंत्र था। अगर इनकी बात की जाए तो ये जन्म से आयरिश महिला थी, विवाह से अंग्रेज महिला थी, क्योंकि विवाह इनका अंग्रेज के साथ हुआ, इसलिए विवाह से अंग्रेज
और भारत को कर्म भूमि बनाने के कारण क्या हो गई ये भारतीय हो गई। जन्म से आयरिश रही, विवाह के बाद अंग्रेज, और उसके बाद भारत को कर्म भूमि बना लिया, और कर्म भूमि बनाने के बाद ये भारतीय बन गई। दोस्तों, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि ये मानती थी कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वह अपने अधिकारों को नहीं जान पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने 1898 में वाराणसी यानी वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। वर्तमान में दोस्तों ये कॉलेज जो है ये 1 अक्टूबर 1917 से बनारस विश्वविद्यालय के आधार पर चल रहा है। बनारस विश्वविद्यालय के आधार पर चल रहा है। तो इनके द्वारा जो कॉलेज स्थापित किया गया वो आज हम इस आधार पर उसको मानते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। सामाजिक बुराइयां, और सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी? बाल विवाह, जाति व्यवस्था, विधवा विवाह की समर्थक थी, विदेश यात्रा आदि को दूर करने के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। और वो संस्था कौन सी? ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था, इस संस्था की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी कृतियों की, इनकी क्या क्या पुस्तकें थी, तो लगभग 500 के आसपास इन्होंने किताबें लिखी थी। 505 के आंकड़ा इनका मिलता है। तो ये डेथ एंड आफ्टर, आत्मकथा इन द आउटर कोर्ट, क्रिश्चियनिटी, सम प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, ये इनकी प्रमुख कृतियां रही। दोस्तों, इनकी एक पुस्तक हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, जो कि 1915 की है, इसमें भारत को इन्होंने अपनी मातृभूमि बताया। देखिए कितनी बड़ी बात। अपनी पुस्तक हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, उसमें इन्होंने भारत को कहा कि साहब भारत तो मेरी मातृभूमि है। और इतना करते हुए दोस्तों इनकी मृत्यु हुई 20 सितंबर 1933 को मद्रास में। तो उन्होंने हिंदू धर्म से इतना वह प्रभावित हुई कि हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति का उन्होंने अध्ययन किया, और इससे प्रभावित होकर अपने वस्त्र, अपना भोजन, तौर तरीके सारे उन्होंने भारतीय अपना लिए। और इसकी पहचान आप ये दे सकते हैं कि उन्होंने भारत को मातृभूमि बताया अपनी किताब के अंदर। और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू तीर्थों की यात्रा की और बनारस में रहकर समाज सुधार किया, और बनारस के अंदर उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की।
तो इसके साथ साथ इनका भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जहाँ पर इन्होंने कहा कि साहब भारत के लिए जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए। तो ऐसे थी एनी बेसेंट, जो आयरिश होते हुए अंग्रेज व्यक्ति से शादी करने के बाद भारतीय होकर रह गई। और इनके बारे में वैलेंटाइन शिरोल जो हैं उन्होंने कहा था कि जब ये इतनी अतिश्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियों तथा अद्भुत वाक शक्ति से सुसज्जित यूरोपीय भारत जाकर भारतीयों से ये कहे कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे देवता, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी नैतिकता की छाया यूरोप वाले भी नहीं छू सकते, तब यदि भारतवासी यूरोपीय सभ्यता से मुंह मोड़ ले तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये कहा गया वैलेंटाइन शिरोल ने श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में कि जब वो यूरोपीय होके, जब वो अंग्रेज होके और भारतीयता से इतनी लिप्त हो गई तो फिर भारतीय हमारी पश्चिमी सभ्यता से मुंह मोड़ ले, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे थे हमारे जिन 2 समाज सुधारकों के बारे में आज हमने चर्चा की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और समाज सुधारकों के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।